हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बेस्ट, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं ऐसा कह रहा था कि आप सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी का विषय है। देखिए, प्ले लिस्ट में जाके तो आप पूरे मैथमेटिक्स को चेक कर सकते हैं, फुल 10th का, या यूँ कहें कि 10th का फुल मैथमेटिक्स आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स के हैं या आर्ट के हैं या मैथमेटिक्स के नहीं होकर अन्य विषयों के होते हैं, इवन बायोलॉजी के भी होते हैं। चाहे वो इस दृष्टि से बात कर रहे हैं हम कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, मैथमेटिक्स तो उनको समझ में नहीं आ पाता, या इस दृष्टि से बात कर रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और वो पहले 11th से मैथमेटिक्स नहीं लेके बायोलॉजी भी नहीं, हालांकि आर्ट और कॉमर्स लिए थे, तो उन लोगों को प्रॉब्लम जाती है। तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशी का विषय है ये कि हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देंगे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट जो बैठते हैं, जो अपने समय में मैथमेटिक्स नहीं लिए थे या 10th तक के जिन्होंने पढ़े थे, उनको भी मैथमेटिक्स में बेस कमज़ोर था, या तो उनको सही गाइड नहीं मिल पाया था, या वो स्वयं अध्ययन ज़्यादा नहीं कर पाए थे, उनके लिए बात कर रहे हैं। जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग बहुत अच्छा हैं, इंटेलिजेंट हैं, उन लोगों के लिए तो सो फॉर सो गुड कोई बातें नहीं है। ये वीडियो तो बहुत जल्दी उनको पकड़ में आ जाएगी और काम भी आएगी। लेकिन जो नहीं कर पाए थे और एक उम्र बढ़ने के बाद, जैसे 10th निकल गया, 11th 12th से निकल गए, उसके बाद उनका सब्जेक्ट आर्ट और कॉमर्स जो भी था, अच्छा सब्जेक्ट है वो लोग भी स्टूडेंट करने वाले कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते उनमें भी, खासकर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। वे 12th के बाद मैथमेटिक्स की किताब 10th की ढूंढते हैं, एक तो मिलती नहीं, कहीं इनके मार्केट से मिल भी जाती है, दोस्तों से मिल भी जाती है, तो जब उसको देखते हो तो नए नए चैप्टर्स आ रहे हैं, अपडेशन होते जा रहा है, नए नए टॉपिक्स आते जा रहे हैं। गणित का भी गणित में भी जो परिवर्तन हो रहा है, वो लोगों ने अपने समय में पढ़े नहीं होते, तो इस दृष्टि से उनको समझ में नहीं आ पाती है। या तो अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं, यहाँ कहीं फिर कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन में कहीं जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी जगह मिलती है कई चीज़ें, कई जगह नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग को नहीं जा पाते हैं, वो तो नहीं जा पाते, उन लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ मैं। कुछ छोटे भाई बहनों से पूछ लेते हैं, कुछ इधर उधर से, जैसा उनसे बनता मटेरियल इकट्ठा करते हैं। क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हम फंसें? अगर ये वीडियो आपको मिल जाता है और आप इसको साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकॉन की बटन दबा देते हैं और ये वीडियोस आप तक पहुंचने लगते हैं, जितनी भी जानकारी आपको चाहिए रहती थी, जिसके लिए आप इधर उधर भटकते थे, वो सब चीज़ें अगर आपको मिल जाती है, एक कंटिन्यू फुल वॉच टाइम आप इसको देखते हुए पूरी चीज़ सीख जाते हैं, मैथमेटिक्स सीख जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं आप। बियॉन्ड द लिमिट बात कर रहा हूँ मैं, और आपका सिलेक्शन हो जाता है अपने कक्षाओं के लिए, अपने नौकरियों के लिए, अपनी चाही गई मनपसंद पोस्ट के लिए। जहाँ पर ये गणित काम कर रही थी, ये वजह बनती है उस सिलेक्शन के लिए, तो कितना अच्छा है आपके लिए, उस बात के लिए बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये 2 मिनट बोलना जरूरी था, इसलिए मैंने आपसे कहा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कहानी को। कहानी का मतलब स्टडी, मेरा तो पढ़ाना स्टडी का काम है, स्टडी ही मेरा काम है, और इसमें हम विद्या अध्ययन की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए 2 धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक HCF, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, बट यूज किया जाता है HCF। क्लास 10th की बात करते हैं, लेकिन कभी भी क्लास 10th में अगर कोई गणित है तो ये गणित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अर्थात क्या होता है, पूछे जाते हैं। इसीलिए 10th में है, चाहे 9th में, चाहे 8th में है, उस गणित का वो बेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, तो वो वहाँ पर जाके फिर ये पता चलता है कि ये 10th और 9th और 8th का नहीं है, ये इन क्लास में रखा गया था। ये गणित का विषय है, गणित का विषय, गणित के क्वेश्चन है, गणित सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ सकते हैं। अगर आपने कहा कि ये टॉपिक 10th का है, 2 या 4 साल पहले टॉपिक कभी 9th में था, या 9th का कभी कोई टॉपिक वो 8th में था, या 8th का टॉपिक कभी उठ के अगर मान लिया 9th में कुछ रूप में आ गया है, तो हम ये नहीं कह सकते। ये मैथमेटिक्स है, एक्चुअल में मैथमेटिक्स को आपको सीखना है। तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की विधि। तो क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, इसके बारे में मैंने फर्स्ट भाग में बता चुका हूँ। तो यूक्लिड, उनकी विभाजन प्रमेय का क्या होती है? यह एक ऐसी विधि है, तरीका है, मेथड है, टेक्निक है, एक है ना, जिसके द्वारा किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। हमने बोला है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, हम जब कहते हैं अलग से कि पूर्णांकों की परिभाषा क्या है, तो पूर्णांकों की परिभाषा बोलते समय तो हमको ये बोलना पड़ता है पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या में कहते हैं
जीरो और प्लस, ये पूरा मिला के क्या बोलता है, पूर्णांक संख्या है। अब जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस और जीरो के राइट साइड में प्लस है, तो प्लस वाले को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कह देते हैं, धनात्मक संख्या, और जो जीरो के राइट में होता है और जीरो के जो लेफ्ट में होता है उसको हम कह देते हैं ऋणात्मक संख्या, जिसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स कह देते हैं। तो यहाँ हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। अब जीरो से लेके अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। लेकिन हमको पूर्ण ना लेके पूर्णांक लेना था। पूर्णांकों में जीरो को हम अभी नहीं ले रहे हैं और ऋण वाले को नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मात्र और मात्र दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जिनके 3 चरण होते हैं, स्टेप होते हैं मुख्यतः किसके, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ए और बी, ए क्या बना करेगा, आपका भाज्य बना करेगा जिसमें हम भाग देते हैं, भाज्य मतलब जिसमें हम भाग देते हैं, और बी क्या बनेगा, भाजक बनेगा जिससे भाग देते हैं। तो जिससे भाग देते हो वो भाजक होता है और जिसमें भाग देते हो भाज्य होता है। रिपीट करूं, बी है भाजक जिससे, बी है भाजक जिससे भाग देते हो, और ए क्या है, भाज्य है जिसमें भाग देते हो। इसका मतलब बी हमेशा ए से छोटा होगा, इसका मतलब ए हमेशा बी से बड़ा होगा। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है ए और बी का। कैसे ज्ञात करेंगे, स्टेप नंबर 1, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए या ए और बी से, है ना, पूर्ण संख्या Q और R इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि Q क्या बनेगा, कोसेंट, क्या बनेगा, भागफल। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड R इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। इसका मतलब R बड़ा है या बराबर है 0 और छोटा किससे है, B से। ये है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब इसको हमने पहले, अगर आपने पहले पार्ट में देखा था, पहले भाग में देखा था, तो हमने पहले दूसरे में ये बताए थे कि A होता है भाज्य और B होता है भाजक और Q होता है कोसेंट मतलब भागफल और R होता है शेषफल। तो इसका मतलब हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, और शेषफल जो है वो शून्य से बड़ा होगा या बराबर होगा, और किससे छोटा होगा, बी से। बी से मतलब किससे छोटा हो जाएगा, भाजक से छोटा हो जाएगा, कौन, आर। क्लियर, ये बात आपने को ध्यान में रखना था। अब पॉइंट नंबर 2 मतलब स्टेप नंबर 2, चरण स्टेप 2। अभी हमारे पास आई की यहाँ पर 2 बात आ रही है आपके सामने, देखिए यहीं से शुरुआत होती है अपनी गाड़ी यहाँ की। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आर जो है, यहाँ 2 कंडीशन है, एक तो 0 से बड़ा होगा और एक होगा 0 के बराबर। तो पहले हम लेते हैं, यदि मान लिया आर 0 के बराबर है तो यहाँ पर आ जाएगी बात, और अगर आता आर 0 से बड़ा है मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ आ जाएगी बात। तो पहले क्या ले रहे हैं, आर बराबर 0, आर बराबर 0 तो ए और बी का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ बी ही हो जाएगा हमेशा, बी। और बी को हमने क्या माने थे, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बी को हमने माने थे, क्या माने थे, बी को भाजक हो जाएगा। लेकिन आर का मान 0 के बराबर है तो ए और बी का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बी होगा। कब, आर का मान 0 होगा तो, आर मतलब रिमाइंडर। यदि ऐसा हुआ, है ना, आगे समझ में। अब हम मानते हैं यदि ऐसा नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ, कि आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, हमने बोले यहाँ आर का मान 0 से बराबर है, ये लिए बराबर, तो क्या बता दिए, और बी का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, बी हुआ। अब बोल रहे हैं आर का मान 0 से बड़ा है मतलब 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हैं, करेंगे, करते हैं, करेंगे, तो करते हैं बी और आर के लिए। तो बी क्या हो गया आपका, बी हो गया यहाँ पर आपका भाजक, क्या हो गया, बी भाजक, और आर क्या हो गया, आर आपका हो गया यहाँ शेषफल। ठीक है, यहाँ पर शेषफल। ठीक है, तो ये करते हैं। अब बी और आर के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करते हैं, स्टेप नंबर 3 में जाइए। हमने क्या किए, भाज्य में भाजक का भाग दिए, इसका मतलब ए में हमने बी का भाग दिए। ए बन रहा है यहाँ 8 और बी बन रहा है यहाँ पर हमारे पास 3। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये हम कब तक के भाग देंगे, बी से ए में, जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। तो शेषफल शून्य होने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्या प्रक्रिया चलती रहती है कि भाज्य में भाजक का मतलब ए में बी का भाग देते जाओ, घटाते जाओ, फिर आया, फिर बी का भाग, जो शेषफल बचा उसमें देते जाएंगे जब तक कि 0 ना हो जाए। तो 0 अगर हो गया तो हम वही बोल रहे हैं कि शेषफल 0 होने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। प्रोसीजर जो हमारी ये गणित स्टेप करने की जो विधि है वो चलती रहती है। अर्थात स्टेप नंबर 2 का जो पॉइंट नंबर पहला था कि आर बराबर 0 ना हो जाए, वहाँ तक हम भाग देते जाएंगे, वही बोल रहे हैं कि जहाँ आर बराबर 0 तक प्रोसीजर चलती रहेगी। ठीक है,
फिर इस स्थिति में भाजक ही महत्तम समापवर्तक होगा, भाजक, क्योंकि शेषफल तो 0 हो गया। अब हमारे पास क्या है इस स्थिति में, भाजक ही क्लियर हो गया, महत्तम समापवर्तक होगा और भाजक कभी भी क्या होता है, ए से छोटा होता है। 0 की स्थिति कहीं आई है तो अब इस कंडीशन देखना है हमको, यहाँ तीनों कंडीशन हो गई। अब स्पेशल केसेस, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही शर्त है। धनात्मक पूर्णांकों में तो हमने बोले थे ऋण भी होता है, 0 भी होता है, धन भी होता है, लेकिन हमको बात यहाँ पर 0 की नहीं करना है, नंबर 1, क्योंकि 0 की बात कहीं कर दी है, 0 1 2 3 तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो पूर्णांक कहाँ रह जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है, मात्र हमको करना है 0 को छोड़ के बात करना है, क्योंकि पूर्णांक तो हम लेना है और धनात्मक लेना है। धनात्मक ले रहे हैं तो शून्य की जो बात होती है वो ना शून्य ना धन होता ना ऋण में आता, ना पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर है। शून्य को छोड़ के हम राइट साइड की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, शून्य को छोड़ के हम लेफ्ट की बात इधर की करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है। हमको क्या लेना है, धनात्मक लेना है, धनात्मक हो संख्या होती है काय की, तो शून्य को छोड़ के लेना है, ठीक। दूसरी बात, सभी पूर्ण संख्याओं पर लागू किया जाएगा। सभी पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 हो जाती है। अब आप बोलोगे शून्य को नहीं ले रहे थे, हाँ शून्य को छोड़ना है, फिर भी हम ये कह रहे हैं सभी पूर्ण संख्या, क्योंकि बात हमको गाइड करना पूर्णांकों की बात करना। आप बोलोगे जब शून्य की बात नहीं कर रहे, ऋण की बात नहीं कर रहे, तो फिर प्राकृत संख्या क्यों नहीं ले लेते। प्राकृत संख्या इसलिए नहीं लेना हमको क्योंकि हम तो केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए ही सत्य होता है ये नियम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है। तीसरा क्या लेना, b डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आई थिंक ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। जितने लोग पहली बार देख रहे हैं इसको साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकॉन की बटन को भी प्रेस करिएगा। नए जितने भी वीडियोस यहाँ से अपलोड किए जाते हैं यहाँ तक के पहुँच जाते हैं, इसकी जानकारी यहाँ तक के पहुँच जाती है, आप देख सकते हैं और देखने के बाद उसको समझ सकते हैं, समझने के बाद उसका फ़ायदा उठा के आप उससे बहुत अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। और प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। साथ में बताना चाहेंगे कि प्ले लिस्ट में भी 11th 12th के लिए भी बहुत से मटेरियल्स आपके लिए तैयार कर करके अपलोड किए जा रहे हैं। अभी केमिस्ट्री साइड में वर्क कर रहे हैं, जस्ट इसके बाद में अन्य सब्जेक्ट्स में भी हम काम करते रहेंगे। ये आज क्लास 10th का ये एक्सरसाइज रियल नंबर था और वास्तविक संख्याएं इसको पार्ट को कहते हैं। चैप्टर ये फर्स्ट ही चल रहा है, अभी हमारा पार्ट 4th है। इसके साथ ही आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।